मैं हूं नीता दिनेश। आप देख रहे हैं गार्डनिंग। दिनों से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि एंथूरियम की केयर के बारे में बताऊं। इस समय ज्यादातर नर्सरीज पे फ्लावरिंग एंथूरियम की तमाम वैरायटीज मिल जाएंगी क्योंकि ये इनका पीक सीजन है। ऐसी ह्यूमिडिटी और ऐसा वातावरण इनके लिए परफेक्टली आइडियल होता है, इसलिए हर नर्सरी पे अच्छी आपको ये फ्लावर्स मिलेंगे। इनको लगाइए और अगर पिछला अनुभव अच्छा नहीं है तो कुछ बातों को गौर कीजिए और आप देखिए कि अगर आप नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में रहते हैं तो भी आप इन प्लांट्स को सक्सेसफुली ग्रो कर पाएंगे मेरे बताए हुए तरीके से, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से इनको ग्रो कर रही हूँ। और इस बार भी मैंने इनके 2 प्लांट्स लिए हैं जो खासे खूबसूरत है। एक ये जो शेडेड व्हाइट रेड वाला है और पिंक वाला, और एक ये है जिसमें कि मूव कलर पिंक कलर के फ्लावर्स निकले हुए हैं। मे भी इसमें 2 प्लांट हैं अलग अलग कलर्स के, और ये दोनों मैंने लोकल नर्सरी से लिए हैं और ये मुझे 300 का एक पॉट पड़ा है। ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो जस्ट डबल प्राइस में आपको मिलेंगे, पर अगर आपके यहाँ लोकल नर्सरीज में ये मिलते हैं तो वहां से लीजिए, आपको सस्ते भी मिलेंगे। देख करके आप एक अच्छा प्लांट भी चूज कर पाएंगे। तो चलिए आज इन्हीं एंथूरियम फ्लावर्स की केयर से रिलेटेड बात करेंगे। पिछले साल मेरे पास ब्लैक और रेड एंथूरियम के प्लांट्स थे। जिन्होंने हमेशा देखे होंगे मेरे वीडियो, उनको पता होगा कि मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैक एंथूरियम था जो अभी भी उतना ही हेल और हार्टी है। और इन दोनों प्लांट्स ने मुझे फिर इनकरेज किया कि मैं और भी कलर्स ले आऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अब मैं इनको अच्छे से हैंडल कर पा रही हूं। एंथूरियम की फोलेज वैरायटीज तो मैंने आपको बहुत बार वीडियो में दिखाई हैं। ये पहली बार मैं एंथूरियम की फ्लावरिंग वैरायटी पे वीडियो बना रही हूं। ये एक 101 वीडियो है, यानी कि आपको इस प्लांट से रिलेटेड हर एस्पेक्ट के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। और मेरा ये विश्वास है कि अगर मेरी बताई चीज़ों को आप फॉलो कर लेंगे तो नॉर्थ इंडिया में सक्सेसफुली एंथूरियम्स को उगा पाएंगे, क्योंकि इन प्लांट को जो प्रॉब्लम होती है वो सर्दियों में होती है, खासकर फ्रॉस्ट से। अगर आप सर्दियों में इन प्लांट्स को बचा लेते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपके प्लांट कहीं जाने वाले नहीं हैं। बाकी जो इनकी केयरिंग है उस पर अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स में सॉयल की। एंथूरियम के लिए सॉयल बहुत ही खास तरीके की होनी चाहिए और उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर और साथ ही साथ कोर्स सैंड की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। कोर्स सैंड के साथ आप परलाइट यूज़ कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सिर्फ कोर्स सैंड से भी काम चल जाएगा। और इसके अलावा चारकोल के टुकड़े कुछ यूज़ करें, और चारकोल वुड वाला होना चाहिए। और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ये तमाम एरॉइड्स में बहुत अच्छे होते हैं, और इस प्लांट के सॉयल में भी मैंने इसको यूज़ किया है। इसके रिजल्ट्स काफ़ी उत्साहजनक मिले हैं मुझे। और गर्मियों में ये ना सिर्फ मॉइस्चर को मेंटेन रखता है बल्कि आपके प्लांट की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि एंथूरियम्स या दूसरे एरॉइड्स के लिए सॉयल तैयार कैसे करें। इसको आप ज़रूर देखिएगा। कुछ सॉयल में ग्रिट्स वगैरह भी होनी चाहिए। मोटे तौर पे मैं बता दूं तो मिट्टी में नॉर्मल गार्डन सॉयल, कोर्स सैंड और परलाइट, वुड चारकोल के कुछ टुकड़े, थोड़े से ग्रिट्स यानी कि खंगर के टुकड़े जो मिट्टी को थोड़ा ज़्यादा पोरस और एरेटेड बनाएंगे। इसके अलावा फर्टिलाइज़र बेस के लिए आप ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में वर्मी कंपोस्ट को अगर प्राथमिकता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। लीफ मोल्ड्स को कुछ मिलाइए। इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप ओल्ड एज्ड काउडंग मैन्योर या होम कंपोस्टिंग करते हैं तो होम कंपोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान रखना चाहिए कि ये पूरी तरह से डिकम्पोज हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर ये कच्चे होते हैं तो प्लांट को फ़ायदे की जगह नुकसान करते हैं। मिट्टी बनाने का तरीका आपको एंड कार्ड में आता मिलेगा, उसको देखिएगा ज़रूर। मिट्टी बहुत ही अच्छी है और इससे मेरे एरॉइड्स बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और आपको भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंथूरियम्स के केस में प्लेसमेंट और सनलाइट 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगर आप नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में रहते हैं तो आपको एंथूरियम को एक ऐसे एरिया में रखना चाहिए जहां पर उसको कम से कम 4-5 घंटे की ठीक ठाक धूप मिले। हालांकि हमारे यहाँ मई जून में जो गर्म धूप दोपहर में पड़ती है उससे भले ही बचाना होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको बहुत ही अंधेरी जगह पे रख दें, क्योंकि अक्सर नर्सरीज में इनको इंडोर प्लांट्स कह के सेल किया जाता है, पर इनको धूप चाहिए होती है सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स की तरह, 4-5 घंटे की धूप। और मैंने जैसे देखिए मैंने अपने साउथ फेसिंग बैल्कनी में इनको रखा हुआ है। इसका एडवांटेज ये होता है कि मुझे सर्दियों में इनकी लोकेशन चेंज नहीं करनी पड़ती है, और बैल्कनी में धूप फिल्टर होकर इसलिए आती है क्योंकि बाहर काफ़ी प्लांट्स लगे हुए हैं।
तो कई लेवल पे धूप फिल्टर होती है, पर यहाँ पर फुल डे की लाइट रहती है, सनलाइट, और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। आप इनको वंस अ वाइल कभी सजावट के लिए 1-2 दिन के लिए अंदर रख सकते हैं, पर इनकी जो सही जगह है वो खुले में ही है, और बाहर इनको रखिए और आप देखिए कि आपके एंथूरियम लंबे समय तक अच्छे से चलते रहेंगे। एक बात आप याद रखिए कि अगर आपके एंथूरियम को प्रॉपर धूप और प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं होगा तो आपके एंथूरियम में फूल नहीं खिलेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने पूछा था कि उनके एंथूरियम में फूल नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करें। सबसे पहली बात तो लोकेशन का ध्यान रखें, प्लेसमेंट का ध्यान रखें। प्लांट को रखना कहाँ है, वहाँ उसको कम से कम 4-5 घंटे की सनलाइट और पूरे दिन की रोशनी मिलनी चाहिए, तभी उसमें फ्लावरिंग होगी। दूसरी बात है कि उसमें फर्टिलाइज़र कौन सा ऐड करें ताकि फ्लावरिंग इंड्यूस हो सके, ये मैं आगे बताती हूँ। पर प्लेसमेंट एक की रोल प्ले करता है एंथूरियम्स की वेलबींग और हेल्थ में। वाटरिंग और ह्यूमिडिटी 2 अलग अलग चीज़ें हैं और अक्सर इनको लोग एक ही समझ लेते हैं, और यही वजह होती है कि आपके ज़्यादातर प्लांट रूट रॉट से मर जाते हैं या ओवर वाटरिंग से मर जाते हैं। एंथूरियम एक ऐसा प्लांट है जो अगर आप गर्म इलाकों में रहते हैं तो आपको गर्मियों में लगभग इसमें डेली वाटरिंग करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा, तापमान कम होता जाएगा, सन की तेज़ी कम होती जाएगी, पानी की क्वांटिटी आप ग्रेजुअली धीरे धीरे घटाते जाएंगे। यानी कि गर्मियों में आपको इसमें रेगुलर वाटरिंग करनी है, फिर बारिश के दिनों में इनमें आपको काफ़ी कम वाटरिंग करनी है, और सर्दियों में भी वाटरिंग की तादाद काफ़ी कम कर देनी है। इसके साथ ही इन प्लांट्स को कम से कम 50% तक ह्यूमिडिटी चाहिए अच्छे से ग्रो होने के लिए और फ्लावरिंग होने के लिए। और ह्यूमिडिटी का जो लेवल होता है उसको आपको 50% तक मेंटेन रखने के लिए अपने प्लांट को रेगुलर मिस्टिंग करते रहना चाहिए। पानी तब डालें जब 2 इंच की ऊपर की मिट्टी सूख जाए, और थॉरली वाटरिंग कर दें एक बार, फिर 2-3-4 दिन के लिए मौसम के हिसाब से पानी डालें। पर मिस्टिंग यानी कि पानी का जो स्प्रे है वो ऑफ एंड ऑन करते रहें। गर्मियों में हर दिन करिए, और जैसे जैसे मौसम बदलता जाए इसकी क्वांटिटी को तो घटाइए। बारिश के दिनों में रोक दीजिए मिस्टिंग, पर सर्दियों के दिनों में भी आप 3-4 दिन में एक बार अपने प्लांट पे मिस्टिंग करिए ज़रूर, क्योंकि विंटर्स में टेम्परेचर तो कम होता है पर माहौल बहुत ज़्यादा ड्राई यानी कि ह्यूमिडिटी लेस होता है हमारे यहाँ। एंथूरियम के प्लांट की एनपीके रिक्वायरमेंट होती है 16:5:11। जो अनुपात है एनपीके का ये एंथूरियम्स के लिए बेस्ट होता है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप वर्मी कंपोस्ट लें, उसमें 1 चम्मच पोटाश डालें, को डाल दें कम से कम साल में 3 बार जब इसमें फ्लावरिंग का सीज़न आने वाला हो। इसके अलावा बेस में हमने वर्मी कंपोस्ट या कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर तो डाला ही होता है, पर इस प्लांट के लिए वर्मी कंपोस्ट बेस्ट होता है क्योंकि इसमें वो आइडियल एनपीके रेशियो होता है जो एंथूरियम्स के लिए ज़रूरी होता है। दूसरी बात, इसमें जो अर्थवॉर्म होते हैं वो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स लगातार ऐड करते रहते हैं, तो इसलिए ये मिट्टी को बेहतर लगातार बनाता रहता है। इसके अलावा आप साल में 3 बार इसमें आधा चम्मच या 4-5 ग्रैन्यूल पॉट के साइज के मुकाबले माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर जरूर ऐड करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा एप्सम सॉल्ट की फ़ैन इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एप्सम सॉल्ट से प्लांट्स को सिर्फ मैग्नीशियम मिलता है, जबकि जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड करते हैं तो वो मैग्नीशियम के साथ साथ तमाम वो माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट को देते हैं जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। पर अगर आप एप्सम सॉल्ट डालना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 महीने में एक बार पानी देते समय पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट घोल करके आप इसमें डाल सकते हैं, वो इसमें नुकसान नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं प्रोपगेशन की। एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि पत्तियों से और फूलों से बिल्कुल भी एंथूरियम के प्लांट ग्रो नहीं होंगे, और फूलों के लिए हम इनको खरीदते हैं, इतना इंतज़ार करते हैं, फूल काट के मिट्टी में मत धंसा देना, जब तक फूल खिला रहे उसकी खूबसूरती को एंजॉय करना। और ये सब वायरल हैक्स जो होते हैं वो व्यूज़ के लिए होते हैं, पर ये प्लांट तभी ग्रो होगा जब पत्ती के संग थोड़ी सी नोट जरूर हो। आप ये कर सकते हैं कि आपका प्लांट अगर वेल ग्रोन है और उसमें इस तरह से अपवर्ड ग्रोथ हो रही है, तो जैसे ये नोड है, अगर इसमें कुछ दिनों बाद एरियल रूट्स निकलेंगी तो वहाँ से अगर आप काट दीजिएगा तो वो बेस्ट टाइम होगा इसको प्रोपगेट करने का, क्योंकि अभी भी अगर हम लगाएंगे तो ये प्रोपगेट तो होगा पर रूटिंग निकलने में टाइम लगेगा, जिससे इसकी पत्तियाँ, इसका स्टेम
सब कुछ जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगा और थोड़ा खराब होगा, फिर नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। जबकि एरियल रूट अगर एक दो निकल गई होंगी इस तरह से और तब आप काट के लगाएंगे, आपका प्लांट प्रोपगेशन शॉक में नहीं जाएगा और वो पूरी तरह से अच्छे से ग्रो होता रहेगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने इस ब्लैक एंथ्यूरियम से एक प्लांट बनाया था और देखिए अब इस प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। हालांकि अभी पूरी तरह से इसमें फ्लावर फॉर्मेशन तो नहीं शुरू हुआ है, पर आप देखिए इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और धीरे धीरे ये प्लांट डेवलप हो रहा है। और इस प्लांट को मैंने बिल्कुल उसी तरह से नोट से निकाल करके और लगाया था। थोड़ी सी उसमें 2-4 रूट्स थी। मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने पूछा था कि एंथ्यूरियम के प्लांट के लिए कितना बड़ा पॉट पर्याप्त होता है। तो अगर आपका प्लांट 2 स्टेम वाला है, यानी कि नॉर्मल एंथ्यूरियम का प्लांट है, तो 6 इंच का पॉट एकदम परफेक्ट है उसके लिए, क्योंकि एंथ्यूरियम एक स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है, बहुत तेजी से ग्रो नहीं होता है। तो इस पॉट में ये साल भर अच्छे से चलता रहेगा और उसके बाद आप इसको आराम से अगले सीजन में रिपोर्ट करिए और इन्हीं दिनों में रिपोर्ट करिए ताकि प्लांट के खराब होने के चांसेस ना रहें। दूसरी बात यह है, प्लास्टिक के नर्सरी पॉट्स एंथ्यूरियम के लिए बेस्ट होते हैं। इवन किसी भी एरोइड के लिए प्लास्टिक के नर्सरी पॉट्स बेस्ट होते हैं। पॉट्स का साइज आप प्लांट की वैरायटी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, पर कोशिश करें कि वाइट या टेराकोटा कलर के जो पॉट्स होते हैं उनको लें। एक तो ये पॉट सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं, इनमें ड्रेनेज भी बहुत प्रॉपर होता है, जिससे प्लांट में ओवर वाटरिंग का और प्लांट के खराब होने का चांस नहीं होता है। बाय द सेम टाइम प्लास्टिक का जो पॉट होता है वो मॉइस्चर रिटेन करने वाला होता है, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है। इसलिए आप इस पॉट को प्रेफरेंस दें। और रही बात रिपॉटिंग करने की, तो आप अपने प्लांट को जब नर्सरी से लाते हैं और आपका प्लांट पॉली बैग में है, तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना है। जैसे कि मैं पॉली बैग में लाई थी तो मुझे अपना प्लांट रिपोर्ट करना पड़ा। पर अगर आप नर्सरी पॉट में लगा हुआ प्लांट लाते हैं तो साल भर तक उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसमें जो मैंने फर्टिलाइज़र कॉम्बिनेशन बताया है उसको ऐड कर दीजिए। और जब उसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ अगर हो रही हो तो प्रोपगेट करके अपने नए प्लांट्स बनाइए। बात रही डिजीज़ और पेस्ट इन्फेस्टेशन की, तो एक बात को ध्यान रखिए, अगर आपके प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रॉपर पड़ते रहेंगे, आप प्लांट में रेगुलर मिस्टिंग करते रहेंगे, तो पेस्ट इन्फेस्टेशन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ये एक वाइल्ड हार्डी प्लांट होता है जिसमें बहुत जल्दी पेस्ट नहीं लगते हैं। पर अगर ऐसा हो तो मेरे हिसाब से सोप वाटर सोल्यूशन या फिर नीम ऑयल ही मेरे पास विकल्प हो सकता है, क्योंकि मैं केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करें, उनको लाइक करना, उन पे कमेंट करना ना भूला करें, क्योंकि इससे वीडियो स्प्रेड होते हैं, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।